रसगुल्ला स्टार्ट करें। जी सर। चलिए सही है। अच्छा, आज का बेसिकली टॉपिक हमारा कि ना हमने अंडरस्टैंड करना है कि जैसे जैसे हार्डवेयर में बूमर हुई तो जो इन्विडिया ने जो हार्डवेयर को कंज्यूम करने के लाइब्रेरीज है उनको किस तरह से इवॉल्व किया। अच्छा, इससे पहले ना बेसिकली हमने अंडरस्टैंड किया था, थोड़ा रिमाइंडर कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया कि जो इन्विडिया के जीपीयूज हैं उनको ज़रा कुछ डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। उसके बाद कूडा को अंडरस्टैंड किया, और इसके बाद हमने कंपेयर किया कि सीपीयू को जीपीयू के साथ, और देखा कि सीपीयू के होने के बावजूद हमें जीपीयू की जरूरत क्यों पेश आई। ठीक है। ये सारी चीज़ अंडरस्टैंड करने के बाद हमें इस चीज़ का तो समझ आ गई कि इसका जो है अभी जो करंटली जो एआई का इरा चल रहा है तो उसके अंदर गैर मामूली जो है ना इसका इम्पैक्ट है। तो इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया है। अब हम इसको इस लिहाज से देखना चाहते हैं कि इनके जीपीयू को अच्छे तरीके से कंज्यूम करने के लिए साइंटिफिक और दूसरी जो डोमेन है उसके अंदर किस तरह से सॉफ्टवेयर लेवल में इवॉल्वमेंट हुई, और इनवीडिया ने इसके ऊपर क्या कंट्रीब्यूट किया कि आज हम जो है ना डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर जो है ना बहुत सारी जो है ना ऐसे काम कर पा रहे हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो इसमें मैं क्योंकि आपको मेरी स्लाइड के ऊपर ही नजर आ रहा होगा। ये कुछ लाइब्रेरीज हैं, इसको इसकी यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ODNN। इसको हमने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि डीप लर्निंग जो एल्गोरिथम्स हैं उनके साथ CUDA के थ्रू इंटरेक्ट होने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। तो जिसके साथ हम CUDA को यूटिलाइज करते हुए जीपीयू की जो रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये कुडियन की लाइब्रेरी थी वो आपको कोलैब मिल जाएगी वहाँ पे ना। ये डिटेल में इसके क्वेश्चन लिखे हुए जो आप उनको प्रैक्टिकली उनको रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिजिक्स की डोमेन के ऊपर भी एनवीडिया ने हमें एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की जो कि फिजिक्स इंजन जो है ना जो गेमिंग के अंदर भी यूज हो रहा होता है, तो उसके उसके लिए ये लाइब्रेरी यूज होती है वो इन्होंने प्रोवाइड की। कूपीटी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जो रोबोटिक्स में और ऑटोनोमस व्हीकल्स में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और फैक्ट्री में आप देखें ना तो रोबोट्स ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें जो है ना परफॉर्म कर पा रहे होते हैं। मतलब बाहर की फैक्ट्री से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तो खैर इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकी अभी तक। तो को ओपीटी जो है ना डिसीजन मेकिंग में बहुत एफिशिएंट है। लाइक उसको हम टारगेट बता देते हैं और अपने टारगेट तक जो चीज़ें वगैरह ना डिलीवर कर सकता है। तो इसका ये रोल है। और कूडीएफ जो है डाटा प्रोसेसिंग है, हम में से ना अक्सर लोगों ने 5-10 पे काम किया होगा। तो वो बेसिकली क्या होती है कि डाटा को मैनिपुलेशन और उसकी कैलकुलेशन और उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको राइट और रीड करने के लिए जो ऑपरेशन है ना सारे वो परफॉर्म करती है। तो एनवीडिया ने क्या किया कि चूंकि उसका जो इकोसिस्टम है ना वो एनवीडिया हार्डवेयर और कूडा के अराउंड जो है ना एग्जिस्ट करता है। तो उन रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से कंज्यूम करने के लिए ना उसने ODF को यूज किया। आगे चल के हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे इसने जो है ना परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया और ये कितने गुना परफॉर्मेंस जो है ना उससे बेहतर है पांडा से। उसके बाद न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो है लार्ज अमाउंट ऑफ जो कंप्यूटेशन होती है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स, उसके लिए कू पाई नम मैरिक जो है ना वो मीडिया ने लॉन्च किया। कुआ जो है वेक्टर सर्च के लिए होता है। वेक्टर डीबी हम में से अगर हमने कभी रैक एप्लीकेशन में काम किया हो तो वेक्टर्स जो हम सेव करवाते हैं ना डीबी में वो इसी वजह से करवाते हैं कि हमें हम जो है ना उनमें से उससे क्यूरी कर सकें। और और जो है ए जिस तरह से हमें इंटेलिजेंट न्यूमेरिकल बेस में जो रिप्लाई करनी होती है ना
उस चीज को अचीव कर सकें। तो वेक्टर जनरेशन और वेक्टर सर्च में जो है ना ये लाइब्रेरीज यूज होती है। इससे पहले और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो टॉर्च के अंदर एज ए टूल आपको अवेलेबल होती है, लेकिन ये उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड है कूडा के ऊपर। तो ये वेक्टर सर्च के लिए यूज होती है। और जीन सीक्वेंसिंग के लिए पैराबाइट जो एक लाइब्रेरी है, ये भी एनवीडिया ने लॉन्च की है। अच्छा, जीन सीक्वेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ी डोमेन बन गई है एआई और जीपीयू के अंदर इवॉल्वमेंट के बाद। अच्छा, ये क्या चीज़ है? इसमें यह है कि जीन्स और जो प्रोटीन और डीएनए जो है ना, ये क्या लगे एक ही डोमेन है, लेकिन इनको अंडरस्टैंड करना और इनको एनालिसिस करना ना ह्यूमन के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। तो ये भी एआई की वजह से ही पॉसिबल हो सका कि इसके जो डिफरेंट डोमेन्स हैं, इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको स्टडी करना, उनके आने वाले वक्त में उनके अंदर आने वाली डिजीज को प्रोडिक्ट करना, का सोल्यूशन और उनकी ड्रग की डिस्कवरी करना, ये सारा जो है ना ये इसी डोमेन में आता है। तो उसके लिए एनवीडिया ने लाइब्रेरी लॉन्च की, जिसको अगेन हम जो है ना एनवीडिया के जीपीयू के ऊपर रन करके तो अपना ये वाला टास्क परफॉर्म कर सके। कूड़ा क्यों है? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग आपको पता है कि बहुत बहुत डोमेन चल रहा है, लेकिन उसमें ये है कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल पे इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकते, वो बहुत कम्प्लेक्स टास्क है। तो उन्होंने एक टूल किट बनाई हुई है, जिसको मैं और आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इसको वर्किंग कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर। उसके बाद ए रीना है, रेडियो सिग्नल्स प्रोवाइड करने के लिए जो है वो एक लाइब्रेरी है। कूडास जो है वो कार के लिए, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए वो यूज होती है। वो कंप्यूटेशन लिटोग्राफी के लिए यूज होती है। कंप्यूटेशन यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ना ये लाइब्रेरी यूज होती है। तो इस तरह की ना लाइब्रेरी बेसिकली कूडा ने लॉन्च की, एनवीडिया ने लॉन्च की। अच्छा, कूड डिजाइनर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा भी था, और इसके ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे हमारी लैब के अंदर पड़े होंगे डे 2 या डे 3 के प्रॉब्लम्स के अंदर। तो कूड कूड डिजाइनर ने नमपाई की निस्बत जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया था, इन केस जब हमारे टास्क बहुत ज़्यादा थे। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर उनको रन करें, और कोई भी क्वेश्चन हो ग्रुप में कर सकते हैं। सीमलेस फ्रेमवर्क इसके बाद लाइक सारे वर्कफ्लो को ना, लाइक ये जो इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं, इनको बार बार इंस्टॉल करना और यूज करना जो है ना बड़ा पेनफुल होता है। लाइक हमें इन चीज़ों को बार बार इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या किया गया कि उन सारे टूल्स को ना पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो के अंदर रखते हैं। अब इनको अगर हम रीड करें, ये लाइब्रेरीज के हैं, तो इनके अंदर वो सारे टूल सेट हमें मिल जाते हैं। और जस्ट उन्हीं को, इन दोनों को हम इंस्टॉल करके इनमें से किसी एक को, पाइटॉर्च को, टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च मॉडर्न है, ज़्यादातर ये यूज होती है। तो इनको यूज करके ना हम वो सारी लाइब्रेरीज जो है ना उनको सेंटरेट कर सकते हैं। कुछ हमें रह जाती हैं जो इंस्टॉल करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर जो टूल सेट है ना वो उसी के अंदर हमें अवेलेबल होता है। एआई रिसर्च जो है उसका तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इस एरिया में से। सर्चर्स इंजीनियर फॉर्म इन्वेंटिंग कॉम्प्लेक्स जीपीयू मैथ, लाइक जो एआई रिसर्चिंग का जो काम था वो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। जैसे जीनोम के बारे में हमें हमें अभी अंडरस्टैंड किया है, वो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल था पहले। तो ये भी जो है ना एआई की वजह से पॉसिबल हो सका। और एआई हम कह सकते हैं कि जीपीयू की वजह से ही पॉसिबल हो सकी, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स और इतने कंप्यूटेशन वाले एल्गोरिथम्स को यहाँ तक रन करने के लिए हमें अच्छा हार्डवेयर चाहिए था, जिसका जो गैप था वो जीपीयू ने फिल किया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एआई फॉर प्रोडक्शन, ये जो लाइब्रेरीज है ना, इन्होंने प्रोडक्शन लेवल पे प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए ना हमें बहुत हेल्प आउट किया। जिसमें से एक बहुत ही जो मशहूर नाम है वो है टेंसर आरटी। अच्छा, होता इस तरह से है कि जब हम एक मॉडल को अपने हार्डवेयर के ऊपर ट्रेन कर लेते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करके, कंप्यूटेशन प्रोवाइड करके, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी और जो भी उसके रिसोर्सेज होते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं, वो ट्रेन हो जाता है। अब उसने कंटिन्यूसली हार्डवेयर के ऊपर ना रन होना होता है। जैसे जीपीटी को उसको ट्रेन करने और उसको इंफ्रास बिल्ड करने के लिए जो कंप्यूटेशन आई थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब उसको करने के बावजूद जब उन्होंने ऑनलाइन सर्वर पे ऑनलाइन जो जीपीयू का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे डिप्लॉय किया,
और जब मैं और आप एंड यूजर जो है वो उसको यूज करते हैं, उससे क्यूरी करते हैं, तो हर दफा उससे कंप्यूटेशन लेता है हार्डवेयर से। उसको कंप्यूटेशन करने के बाद हमें परफॉर्म करता है। तो पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ यूजर जब इस चीज को क्यूरी कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ही बड़े पैमाने पे कंप्यूटेशन यूज हो रही होती है। तो इस कंप्यूटेशन को जो कि रन टाइम पे चाहिए होती है मेरे और आपकी क्यूरी को रिप्लाई करने के लिए, तो उसको कम करने के, उस फ्लो को एफिशिएंट करने के लिए टेंसर आरटी जो है ना वो लॉन्च किया गया। अच्छा, टेंसर आरटी बेसिकली क्या है कि जो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, उसके उसके ऊपर जो कंप्यूटेशन आ रही थी ना, उसको एफिशिएंट करने के लिए ना टेंसर लॉन्च किया, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को ना के लिए जो इतना एफिशिएंट थे। और CUDA के साथ भी लाइन थे, और CUDA आपको पता है जीपीयू के साथ लाइन है। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन और जैसे ही इम्प्रूव हुई, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि हम हमें जो वो एआई रिप्लाई करता था ना, उसके उसके अंगेज जो रिसोर्सेज यूज होते थे वो बहुत ही कम हो गए। और उससे जो कंपनी से उनका उनकी कॉस्ट बहुत बहुत ही रिड्यूस हो गई। तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जीपीटी लॉस में जा रहा है, तो उसका जो रीजन सामने आता है ना, वो बेसिकली यही होता है कि उसमें जो कंप्यूटेशन लग रही है ना रन टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए एक बहुत बड़ी एफर्ट थी वो एनवीडिया ने की। और उसके हार्डवेयर है जो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। आए रोज वो एक नया कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, जिससे कंप्यूटेशन एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये टेंसर आर्टी है, आप इसकी इनकी वेबसाइट पे जाकर डिटेल स्टार्ट कर सकते हैं। स्केलिंग एआई वर्कलोड में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ये होता है कि एक हार्डवेयर हमें प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर हमने एक एक या दो जो भी इंस्टेंस जितने हम चाहें उसको लगा देते हैं। अब हमारा वर्कलोड मिसाल के तौर पे इंक्रीज हुआ है, 100 यूजर से 1000 यूजर आ गया, तो उसको उसकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हमें एक दो इंस्टेंस उसके अंदर और इंटीग्रेट कर देता है। जैसे ये एक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, तो इसके अंदर एक या दो बाय डिफॉल्ट हम लगा देते हैं। जैसे जैसे हमारी यूजर बढ़ रहा है, तो मजीद जो इसके अंदर हार्डवेयर परचेज करके इसके अंदर लगाते जाएंगे, तो इसी तरह हमारी वो कंप्यूटेशन को जो है ना वो इनेबल करता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक लाइब्रेरी उन्होंने लॉन्च की है NVIDIA ने, NCCL, मल्टी जीपीयू कम्युनिकेशन। जीपीयू टू जीपीयू कम्युनिकेशन जो है ना वो भी बहुत ही कॉस्टली होता है, और उसके अंदर डाटा लॉस होने के भी चांसेस होते हैं, और उसमें डिले भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ना NCCL एक लाइब्रेरी बनाई, जिससे जो था ना इनके आपस का जो कम्युनिकेशन है वो जो है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। लाइक इन एक जीपीयू से दूसरे जीपीयू के दरमियान जो डाटा का फ्लो था ना, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। इनके लिए हार्डवेयर लेवल पे भी इन्होंने काम किया, उसके उसके लिए इन्होंने NVIDIA NV लिंक बनाया, जिससे जो था ना लाइट के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता था, और उसके अंदर वो भी काफ़ी एनहांसमेंट इन्होंने की, जिससे डाटा का लॉस होना तकरीबन ना होने के बराबर हो गया, और जो फ्लो की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये इन्होंने अपने जो थे ना अपने और जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो कंपनीज बिल्ड करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके बैठी होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ना ये चीज़ें उन्होंने बनाई। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर स्केलिंग। अच्छा, आपको बताओ सुपर कंप्यूटर में बेसिकली बहुत ही बड़े पैमाने पे जीपीयू को इंटीग्रेट किया जाता है, और मैसिव अमाउंट में डाटा उनको प्रोवाइड करके उनको ट्रेन किया जाता है, उनसे क्यूरी की जाती है, और जो भी उनसे जो इंफॉर्मेशन है वो ली जाती है। इसी एक अभी जो बड़ी अच्छी मिसाल हमें मिलती है जापान के अंदर। जापान में पूरे का पूरे कंट्री के अंदर ना ये हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, जापान के अंदर और सिंगापुर के अंदर। तो इतने बड़े पैमाने पे जो जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर हम जब बिल्ड करते हैं, कि जिसके अंदर हमारे जितने सीसीटीवी कैमरास के डाटा उनको उनको भी रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, और उसके डिसीजन मेकिंग ली जा रही होती है, और एक्सीडेंट होने से पहले प्रिडिक्ट कर लिया जाता है। तो ये सारी चीजें जब हो रही होती है ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे जीपीयू चाहिए होता है। तो इतने बड़े डाटा सेंटर्स को मैनेज करने के लिए ना हमें ये चीज़ रिक्वायर होती है। तो उसे बेसिकली हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, जो बड़े स्केल पे ना डिसीजन मेकिंग ले रहा होता है। तो सुपर कंप्यूटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो भी जो है ना इसके साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है।
बूस्ट की परफॉर्मेंस भी कूड़ा ग्राफ। अच्छा, कूड़ा ग्राफ बेसिकली क्या है? प्रोवाइड अ मैकेनिज्म कैप्चर ऑपरेशन फ्रॉम कूड़ा ग्राफ जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिसाल के तौर पे एक यूजर ने अगर कोई क्वेरी की है ए मॉडल से, तो ए मॉडल ने जीपीयू के साथ इंटरेक्ट होने के बाद कुछ कंप्यूटेशन करने के बाद हमें वो रिप्लाई कर दिया। अब दूसरे यूजर ने वो क्वेरी की है, उसके रिलेटेड की है, तो दोबारा जब कंप्यूटेशन होती है ना, तो पूरा ग्राफ क्या करता है कि वो देखता है कि पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है ना, उनको कैशे करके रख लेता है। दोबारा कंप्यूटेशन करने के बजाय ना वो ऑपरेशन उसी को डिलीवर कर देता है। ये अंडर द हुड कैसे होते हैं, ये इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं कोशिश करूँगा आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में इनकी डिटेल जो है ना, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इससे इससे क्या हुआ कि हमारी एक तो कंप्यूटेशन बच गई, और टाइम भी बच गया, और रिसोर्सेज जो है वो हमारे बच गए, और इम्प्रूवमेंट जो है ना मेरी चीज़। आइडिया फॉर लार्ज स्केल डीप लर्निंग ट्रेनिंग लूप। ट्रेनिंग के अंदर जो टाइम लगता है वो भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है रिड्यूस हुआ, क्योंकि चीज़ें कैसे होती गई, और इक्वल टाइप का जो डाटा था, सेम टाइप का डाटा, उसके ऊपर हमने कंप्यूटेशन को वैसे ही अवॉइड कर लिया। तो ये था एक। उसके बाद एक थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि आगे हमने कोलैब में कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। डिफरेंस देख लेते हैं पाई टॉर्च और टेंसरफ्लो के दरमियान। पाई टॉर्च जो है वो मेटा ने लॉन्च किया है, रिलेटिवली न्यू है, तो जितनी भी मॉडर्न जो एआई के रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं वो ज़्यादातर इसके ऊपर हो रही हैं। टेंसरफ्लो गूगल का है, वो काफ़ी पुराना है, लेकिन टूल सेट हमें तकरीबन वो सारे प्रोवाइड करता है, स्केलेबल एप्लीकेशन के अंदर स्टिल अभी भी यूज़ हो रहा है। तो हम लोग पाई टॉर्च को लेंगे, क्योंकि वो आजकल ज़्यादा अडॉप्ट हो रहा है। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है हमें उसी को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वरना इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, टूल सेट प्रोवाइड करना पर्पज है दोनों का। दोनों टूल सेट प्रोवाइड करते हैं। जीपीयू एक्सेलरेशन भी और डीप लर्निंग के अलावा जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम हुआ है जीपीयू के अंदर, और इसकी जो लाइब्रेरीज हैं इसके ऊपर। Rapidos is open source library doing GPU acceleration। डाटा साइंस के रिलेटेड जो ऑपरेशन थे ना, वो रैपिडास के साथ पॉसिबल हो सके। हमने पांडास एक लाइब्रेरी यूज की होगी बेसिकली। जैसे हमारे एक्सेल पे मिलियन बिलियंस रिकॉर्ड है, उनके ऊपर कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, कुछ मीनिंगफुल डाटा गेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यूज होती है। तो रैपिडास जो है वो लाइब्रेरी बनाई गई, जिससे जीपीयू के साथ हम अच्छी तरीके से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी एक लाइब्रेरी है जो हमारी जीपीयू के वर्कफ्लो को इम्प्रूव करती है। पाई नंपाई ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए और यूज होती है, और मल्टी डिमेंशनल अरे कंप्यूटेशन जो है उसको इम्प्रूव करती है जब हम अपना इंस्टा जीपीयू पर रन कर रहे होते हैं। इसकी भी एग्जांपल्स उसको लैब में पड़ी होंगी, वो आप रन कर सकते हैं। इनके डिफरेंस जो है डिटेल के अंदर वो भी, वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेंगे आपको वो डिटेल में बता देंगे। आगे इम्पैक्ट देख लेते हैं, इम्पैक्ट क्या है हेल्थ केयर सेंटर में। एमआरआई जो है उसके अंदर एडवांस एमआरआई जो है वो पॉसिबल हो सकी। एमआरआई बेसिकली होता था कि एक तो एक्सरे होता है, और एक्सरे और इस तरह की दो चीजें होती हैं जो मतलब कि डिजीज को जो है ना डिटेक्ट करने की जरूरत होती है। ये बड़ी डिटेल में एनालिसिस करती है, खासतौर पर दिमाग का जो होता है सीटी स्कैन वगैरह। तो इसके अंदर एडवांसमेंट इस तरह से आई है कि इसको एआई एमआरआई इसकी इमेज को लेके ना, यानी ये मैग्नेटिक रेजोल्यूशन की इमेज जो है ना इसका मुखफफ है। तो ये बड़ी डिटेल में इमेजेस लेती है, जो हमारे बॉडी के इनर पार्ट्स हैं। तो अब एआई क्योंकि हमने इसके साथ इंटीग्रेट की है, तो एआई उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर एनालिसिस करके जो है ना उसके अंदर मजीद हमें डिटेल बताने के काबिल हो जाती है। तो एमआरआई और सीटी स्कैन इसके अंदर बड़े पैमाने पर इम्प्रूवमेंट हुई है। उसके जीनोम ड्रग्स, अच्छा जीनोम ड्रग डिस्कवरी के बारे में आगे भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया है, अगर थोड़ा डिटेल इसकी देख लेते हैं। अच्छा, जीनोम ड्रग डिस्कवरी बेसिकली हुआ ये है कि जो बहुत सारे हमारे इनकेस्टेड्स थे ना, लाइक हम ये कह सकते हैं कि जो बूढ़े लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को डीएनए लिए गए, और उनसे उनके ऊपर हमने एक मॉडल को ट्रेन किया। गूगल ने एक मॉडल को ट्रेन किया अल्फा फोल्ड। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, डाउनलोड करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप रन करके देख सकते हैं, या वैसे इसको रीड कर लें, क्योंकि वैसे पॉसिबल नहीं होता रन करना। तो उसको उसके मॉडल के ऊपर उस मॉडल को ट्रेन किया। अब ऑनलाइन जीनोम तो आपको मिल जाएंगे जो हमारी कैटेगरी में आते होंगे, वो जीनोम्स को प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अगेंस्ट जो है ना
हमें बता देगा कि हमें आने वाले वक्त में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या डिजीजेज हो सकती हैं, उनके लिए क्या ड्रग्स जो है वो हमारे लिए सूटेबल हैं। और इसके लिए क्या क्या मेडिसिन और क्या किन मेडिसिन के ऊपर ऑलरेडी वर्किंग हो रही है। तो ये सारी जीनोम्स और ड्रग डिस्कवरी के हवाले से है कि बीमारी होने से पहले ही उसको डिटेक्ट कर दिया जाए, उसके लिए ड्रग्स वगैरह जो है बना लिए जाए। ये जीनोम्स की हेल्थ केयर की डोमेन है, ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर वर्किंग हो रही है। कंप्यूटर साइंस की जिन फील्ड्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला है, वो मेरे ख्याल से एक या दो बंदों को मिला है, तो इस फील्ड के अंदर भी एक बंदे को मिला है। तो ये लीडिंग डोमेन है यूएसए की यूनिवर्सिटीज के अंदर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसके बाद ऑटोनोमस व्हीकल है। ऑटोनोमस व्हीकल के अंदर भी जीपीयू और एआई की बात जो इन्वॉल्वमेंट है, ये वो बहुत बड़े पैमाने पे थी। आप देख सकते हैं कि ये टेस्ला ने जो पिछले 10-15 साल के अंदर एफर्ट की थी ना ऑटोनोमस व्हीकल के लिए, एआई व्हीकल्स, एआई बेस जो थी, वो वो सिर्फ जीपीटी और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के आने के बाद चंद सालों के अंदर ही पॉसिबल हो गई है। यानी वो इतना इजी हो गया क्योंकि एआई ह्यूमन लाइक जो है ना इंटेलिजेंस के, लाइक ह्यूमन की तरह की इतनी है, लेकिन ह्यूमन की तरह वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कुछ ना कुछ कर लेती है। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की बेस पे, तो वो एआई की बेस पे जो ऑटोनोमस व्हीकल का इम्प्रूवमेंट है, ये वो भी बड़े मैसिव पैमाने में उसको मतलब अच्छी इमेजेस को बड़े अच्छी तरीके से वो अंडरस्टैंड कर लेती है। तो इसके अंदर ऑटोनोमस व्हीकल के अंदर ना एक और इशू था कि पहले होता ये था कि व्हीकल जो है ना वो इमेज लेती थी रियल टाइम और क्लाउड को प्रोवाइड करती थी। क्लाउड डिसीजन लेके ना हमें बताता था कि हमने किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है। अब चूंकि जीपीयू के अंदर भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई और एआई मॉडल्स के अंदर भी, तो फिर ना जीपीयू हर गाड़ी के अंदर ही जो है ना इंटीग्रेट कर दिया गया। अब ये जो टेस्ला की गाड़ियां, ये मजीद जो भी गाड़ियां मार्केट में दोनों में आ रही हैं, इनके अंदर ही अपना एक जीपीयू होता है और एआई का एक मॉडल होता है जो रियल टाइम इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके डिसीजन लेयर होता है, उसके लिहाज से वो गाड़ी जो ड्राइव कर रही होती है। कंटेंट क्रिएशन में भी इसके बहुत ज़्यादा इसके यूजेज हैं। लाइक डिज़ाइनर तो यूएक्स यूआई डिज़ाइनर जो इसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद एनर्जी कंजप्शन, अच्छा जीपीयू का जो मेन प्रॉब्लम है ना वो यही है कि एनर्जी की कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा है और एनवायरनमेंट में ये हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इसको वैसे सोल्यूशन, हीट का तो सोल्यूशन यही है कि ये जो बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं लाइक एनवीडिया, गूगल या एडब्ल्यूएस और एज्यूर, ये अपना क्या करते हैं कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना समंदर के अंदर उसको रख देते हैं, इससे हीट को जो है ना वो अवॉइड कर लेते हैं। यानी ये सबसे सस्ता अभी तक जो है ना तरीकाकार है। वरना कुछ इस तरह से करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए फिर स्मार्ट लिक्विड क्विलिफिकेशन का ना एक मैकेनिज्म है, तो वो भी यूज कर लेते हैं या एसी वगैरह यूज करके ना। क्योंकि और ये जो होते हैं ना लो लेवल पे छोटी कंपनी वगैरह, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें तो वो उस लेवल का काम तो नहीं कर सकते कि एक समंदर के लिए वो इंतजाम वगैरह करें। तो वो एसी रूम एक डिजाइन कर लेते, एसी रूम बने बनाए मिल जाते हैं, वहां पर अपना हार्डवेयर जो है रख के रख देते हैं, तो वो जो भी हीट है उसको रिड्यूस करता रहता है। तो इसकी एनर्जी जो कंजम्पशन है वो एक मेन मेजर इशू है जिसके ऊपर स्टिल वर्किंग हो रही है कि इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सके। इसके बाद है एल्गोरिथम बाइस। ये ये भी एल्गोरिथम बाइस लाइक मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा सेट पे जो ट्रेन हुआ होता है, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि अगर कोई रॉन्ग डाटा उसको प्रोवाइड हुआ है तो वो रॉन्ग हमें चीज जो है ना प्रोवाइड करते हैं। जब डू यू जीपीएस डिफेंस ऑटोनोमस एंड ये इस फील्ड पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लाइक यूएस से चाइना के अंदर स्पेशली देखें तो रेस लगी हुई है कि एआई बेस्ड ड्रोन, तो एआई बेस्ड रोबोट्स जो हैं वो खुद ही टारगेट को सेट करते हैं और अपना टारगेट जो भी अचीव कर लेते हैं। ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरह से हुआ है कि इनका इनका अपना एक जीपीयू डिजाइन किया गया है जो मेन जो सेंटर है ना कम्युनिकेशन सेंटर उससे अनलिंक हो जाता है। और खुद ही डिसीजन लेता है, खुद ही टारगेट को जाके हिट हो जाता है। और सुसाइड ड्रोन जो है वो इनके अंदर एक अहम इनकी जो है कैटेगरी है। टारगेट को खुद ही सेट करना और वहां जाके डिस्ट्रॉय हो जाना या टारगेट अचीव करके वापस आ जाना। इसको मेन डाटा मेन जो सेंटर है कम्युनिकेशन सेंटर उससे सेपरेट करने का एक रीजन ये भी है कि
एआई की वजह से या कह लेंगे वैसे भी हैकिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट की वजह से ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं कि उसको कम्युनिकेशन को हैक करना या उसको मेन सप्लाई लाइन से जो है ना उसको कट कट ऑफ करना। तो ये इस चीज़ ने वो चीज़ को वैसे ही खत्म ही कर दिया है। खुद ही वो डिसीजन ले रहा, खुद ही सारा कुछ कर रहा है। लाइक ह्यूमन जैसे कोई ह्यूमन है तो उस तरह से ये जो है ना काम कर रहा है। तो ये डिफेंस के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। अच्छा, अगर हम लैब में अगर थोड़ी सी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं, अगर कुछ हैंड ऑन प्रैक्टिस हो रहे हैं। जब आप लैब में ये रन करेंगे ना तो यहाँ से रन टाइम एनवायरनमेंट आप चेंज कर लेंगे। नॉर्मली सीपीयू होता है, लेकिन हम क्योंकि जीपीयू रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो जीपीयू के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब ऐसे नहीं है कि जीपीयू कनेक्ट करने के बाद सीपीयू कनेक्ट नहीं होगा। सीपीयू भी इसके अंदर कनेक्ट होगा, लेकिन ये है कि इसके साथ जीपीयू भी आ गई, यानी दोनों चीज़ें आ गई। इसके अलावा ये टीपीयू भी होते हैं। टीपीयू की चीज़ें इनको कोई मौका मिला तो बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। मेन हम जो है ना बेसिकली जीपीयू पे भी फोकस है, तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, अब हमारे रन टाइम पे ना जीपीयू अवेलेबल है, यानी ये जो हमारी कोलैब की बुक है जो एक कंप्यूटर पे किसी कंप्यूटर पे ही रन हो रही है ऑनलाइन क्लाउड पे। तो वहाँ हम हमारे पास जो है ना जीपीयू अवेलेबल है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना कोलैब के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहिए। कोलैब है क्या? कोलैब बेसिकली इसी तरह से जैसे हमारा कंप्यूटर है ना, तो इस तरह का बहुत बड़ा कंप्यूटर पड़ा हुआ है गूगल के क्लाउड के ऊपर। तो उसके ऊपर ये कोलैब रन हो रही है। अगर हम इसको देखें ना, एक कोड रन करके देखते हैं। हाँ, ये मैंने एक कोड रन दिया है जो हमें बताती है कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या है। तो उसने बता दिया लिनक्स 6.1 बंटू या लिनक्स। अगर हमने किसी ने यूज़ किया हो ना तो वो उसमें वो ये लिनक्स और बंटू एक ही चीज़ होती है। वो एंटरप्राइज लेवल पे होता है, और ये एंटरप्राइज लेवल पे होता है, और वो एंड यूजर के लिए होता है। तो उसने हमें बता दिया कि इसके हमारी जो लैब है ना एक लिनक्स सिस्टम के ऊपर रन हो रही है। तो लिनक्स के ऊपर हम कह सकते हैं कि अभी इस टाइम मौजूद है। तो इसके ऊपर जो भी हम एग्जीक्यूशन करेंगे ना वो कह सकते हैं कंप्यूटर ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, इस लैब के अंदर ना लैब के अंदर इस मशीन के ऊपर बहुत सारी लाइब्रेरीज उन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल की होती हैं। जैसे टॉर्च है ना, अब टॉर्च को अगर हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें ना तो ये तकरीबन 2 जीबी की है, तो इतना टाइम ले सकती है। तो उन्होंने अपनी मशीन को पहले ही इंस्टॉल करके रखी हुई है। कोई भी यूज़र आके उसको यूज़ कर सकता है। टॉर्च को मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है लिनक्स की मशीन से। और उसके बाद हम चेक करेंगे हमारे पास जीपीयू और ये जो भी कूड़ा वगैरह टूल्स है वो अवेलेबल है। हाँ, उन्होंने बताया जीपीयू भी अवेलेबल है। कूड़ा का वर्जन बता दिया, तो कुडियन एन का वर्जन बता दिया। कुडियन क्या है, इसको हम आगे इसको रन करके देखते हैं। इनेबल है, हाँ जी, उसने ये बता दिया कि इनेबल है। उसके बाद एक रैंडम जो है टेंसर क्रिएट करेंगे। और हाँ, तो एक प्रोग्राम है बेसिकली कुडियन के साथ ना। तो एक फेक इमेज है, और उसको जो है वो हम रन करके देखते हैं, उसका साइज वगैरह देखते हैं। ये इसकी इमेज की शेप थी, और उसको रीसाइज किया उसने मेरे ख्याल से। हाँ, उसको रीसाइज किया। तो उसके ऊपर हमारी कंप्यूटेशन जो है ना ये है। ये इसको हम अगर सीपीयू पर रन करके देखते हैं तो उसकी ये टाइम लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा आएगी। अच्छा, उसके बाद उसके बाद हमने एक और प्रोग्राम रन किया। वो भी इसको जो है ना 2D डिमेंशन के अंदर एक इमेज जनरेट करके उसको 2D डिमेंशन के अंदर हमने एग्जीक्यूट कर दिया। उसके लिए इसमें टाइम बता दिया कि ये इसमें टाइम है। अच्छा, आगे एक लाइब्रेरी है। अच्छा, ये जो लाइब्रेरी ना हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्लाइड के अंदर। ये वाला टॉपिक पढ़ा था, एम एमसीसीएल एक टॉपिक पढ़ा था जिसके साथ हम
जीपीयू के इंटर जो कम्युनिकेशन है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी है, इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट इस वजह से नहीं कर सकते कि जब हम रन टाइम पे जाते हैं ना, तो रन टाइम पे ना हमारे पास सिर्फ एक जीपीयू है जो इंटीग्रेटेड है, T4 जीपीयू। तो एक जीपीयू के साथ हम क्या मतलब कि दूसरे जीपीयू के साथ कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो जीपीयू जब हमारे पास एक अवेलेबल है तो इसी वजह से ना हम इसको रन इधर करने का फायदा कोई नहीं है। ये उस वक्त यूज होगी जब हम हमारे पास मल्टीपल जीपीयू होंगे और उनके अंदर जो कम्युनिकेशन है उसको डिफरेंट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी है, टॉर्च डिस्ट्रीब्यूटेड। वहाँ से मैंने डिस्ट का उसका मॉड्यूल इंपोर्ट किया और उसका एमसीसीएल जो है उसको चेक किया, ग्रुप किया, डिफरेंट जो इंस्टेंस है ना उसको कंबाइन किया। इसको रन इधर नहीं कर सकते, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कोड लिखा था। उसके बाद रैपिडास है, रैपिडास जो नमपाई की तरह डाटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होती है। इसमें यहाँ हमने बेसिकली किया ही है कि एक पांडास पे एक एग्जीक्यूशन की है, एक जीपीयू पे एग्जीक्यूशन की है कूडीएफ के साथ। कूडीएफ वही है जो कूडा ने एनवीडिया ने लिखी है ना, जो उसके जीपीयू पर रन होने के लिए। दो प्रोग्राम्स हमने लिखे हैं, एक एक जीपीयू के लिए और एक सीपीयू के लिए। एक सीपीयू वाली पांडास के थ्रू रन होगी और ये जो है कूडी कूडी ऐप के जरिए होगी। अच्छा, ये दोनों का काम एक ही है, बस ये है कि वो एक कूडा जीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रही है, दूसरी सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रही है। अच्छा, कर क्या रहे हैं बेसिकली, ये देख लेते हैं। एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं और डाटा फ्रेम आप कह सकते हैं जैसे एक्सेल में हम देखते हैं ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज और कॉलम्स होते हैं। तो इस तरह का जो है ना वो डाटा फ्रेम को क्रिएट कर रहा है। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे 8 रोज है और 10 कॉलम्स है। ये मल्टीप्लाई होकर डाटा डाटा फ्रेम जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास रिजल्ट है। पांडा जो कि सीपीयू पर रन हुआ उसने 3 सेकंड लिए हैं और जो पूरी है तो उसने 2 सेकंड लिए। यानी परफॉर्मेंस अगर आप अंदाजा कर सकते हैं कितना डिफरेंस है। इन ही नंबर को हम बढ़ाएंगे तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा हमारे सामने। तो ये चीज़ है जो हमारे लिए बेसिकली अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जीपीयू क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये इनका डिफरेंस है। इसमें डाटा फ्रेम को भी हम प्रिंट कर देख लेते हैं किस तरह का डाटा फ्रेम उसने प्रिंट किया है। यहाँ पे इसने पीडीएफ वाला डाटा फ्रेम रेडी किया और यहाँ पे इसने जीडीएफ डाटा फ्रेम रेडी किया। एक डिफरेंस के लिए प्रिंट। यहाँ पे भी वही डाटा फ्रेम उसने बनाया और उसके बाद वो ये पीडीएफ के अंदर भी सेम डाटा फ्रेम जो है ना उसने डिजाइन किया। कंप्यूटेशन के अंदर हमें बड़ा ज़्यादा डिफरेंस जो है सामने आया। इसी वैल्यू को अगर चेंज करें तो डिफरेंस आपको बड़े पैमाने पे जो है ना नजर आएगा। QML जो है एक ये भी लाइब्रेरी है। अच्छा, QML जो है ना बेसिकली क्लस्टरिंग के लिए यूज होती है। क्लस्टरिंग क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम कोई कैंपेन रन करते हैं तो हमारे हमारे पास एक्स नंबर ऑफ यूजर जो है ना उस कैंपेन के अंदर इंटरेस्टेड हो रहा है। तो अब हम जानना चाह रहे हैं कि कौन से जो यूजर है ना वो इस प्रोडक्ट के ऊपर ना ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो उसके लिए क्लस्टरिंग की जाती है, उनको कैटेगराइज किया जाता है। इसकी और भी बड़ी बहुत सारी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन रैंडमली में से हमें ये एग्जाम्पल आई है कि वो जो बहुत ही क्लोज क्लोज चीजें हैं ना उनको बेसिकली गैदर करना क्लस्टरिंग होता है। तो ये QML है, लाइब्रेरी है। इसको भी आप इधर खुला है इसको कर देख सकते हैं। तो उसने क्लस्टरिंग एक प्रोड्यूस की है, 10,000 से लेके 2 के दरमियान जो है एक रैंडम क्लस्टरिंग जनरेट की है। उसके दरमियान जो है रिलेशन जो है क्लोज क्लोज है वो उन्होंने उसने बिल्ड किया। जो तीन तीन जो है ना क्लोजेस्ट वो क्लस्टर उसने डिलीवर किए हमें। हमने यहाँ पे हमें बताया कि उसको 3 4 लिखते हैं तो हमें 4 डिलीवर कर देगा। हाँ, 4 क्लस्टर उसने डिलीवर कर दिए हमें। ये जो इनर अरे है ना वो 4 है
और पेरेंट अरे एक है, यानी ये जो क्लस्टर है, नंबर ऑफ क्लस्टर वो हमें चार उसने डिलीवर कर दी। तो इसको थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं। हाँ, इसको ये लेंथ देखिए, आप देख सकते हो टू जो है ना सब रे उसने डिलीवर की है। ऐसे विजुलाइज करना तो मुश्किल हुआ है, इसलिए मैंने इसको लेंथ आपको बताया कि चार चार जो है ना डिलीवर की है। उसके बाद एक लाइब्रेरी है सीवी कूडा। ओपन सीवी या सीवी टू के ऊपर हमने तो अक्सर काम किया ही, और कंप्यूटर विजन के रिलेटिंग इमेज मैनिपुलेशन या वीडियो प्रोसेसिंग के लिए मैंने इस पर काफी काम करने का मुझे मौका मिला। ये बहुत ही जो है ना ज्यादा टूल्स वगैरह हमें प्रोवाइड करती है। तो इसको जीपीयू के अकॉर्डिंग जो है ना करने के लिए ना एनवीडिया ने सीवी कूडा के नाम से एक लाइब्रेरी लॉन्च की थी, जो बड़े मैसिव पैमाने में यूज हो रही है, जो लार्ज स्केल जो डाटा सेट है उसको ट्रेन करने या उसको पूरी करने के लिए यूज होती है। एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं, प्रोग्राम भी देख लेते हैं कि ये क्या है। अच्छा, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इसको ऊपर ना इंस्टॉलेशन का मैंने अगर रखा हुआ प्रोसीजर, जिस वजह इंस्टॉलेशन नहीं हो सकती सीवी को। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन भी लेने होंगे, इसको बाद में देख लेंगे। ये देखेंगे ये कर क्या रही है, बेसिकली इमेज को रिसाइज कर रही है। एक रैंडम इमेज जनरेट हो रही है। वैसे हम यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ये जो इमेज है इसकी जगह पाथ दे सकते हैं उसको। उस इमेज को ना वो रिसाइज कर रही है इस डिमेंशन में, यानी इस डिमेंशन की वो इमेज ले रही है हाइट और विड्थ की, वो इस डिमेंशन को कन्वर्ट कर रही है। एक हमने सीपीयू को यूज करते हुए उसको सीवी टू को यूज करते हुए उसको रिसाइज किया है, और एक हमने जीपीयू को यूज करते हुए कू सीवी कूडा को यूज करते हुए उसको रिसाइज किया है। तो इसको इसकी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे हमें आ जाएगी, उनका परफॉर्मेंस डिफरेंस मैसेज पैमाने में परफॉर्मेंस डिफरेंस वो आ जाएगा। यहाँ पे भी लाइब्रेरी रन कर देते हैं। अच्छा, ये एग्जीक्यूट और प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये एक लाइब्रेरी है एनवीडिया कूपोर्ट। ये लाइब्रेरी बेसिकली यूज होती है पाथ को फाइंड करने के लिए। जैसे ऑटोनोमस व्हीकल है ना, तो उसको हम सारे डायमेंशन प्रोवाइड करके, तो उसको उसने फिर डिसीजन लेना होता है। उसने देखना होता है सबसे जो अच्छा पाथ जो है ना वो कौन सा है। तो उसके लिए ये लाइब्रेरी यूज होती है। ये एक हमने मैट्रिक्स क्रिएट किया है जिसके ऊपर ये सारे पाथ हैं, 0 10 15 20, एक्स एक्स डिमेंशन में और वाई डिमेंशन में। उसको हमने मैट्रिक्स प्रोवाइड किया है, और उसने सॉल्वर का एक ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न किया। उसको यूज करते हुए हमने व्हीकल सेट किए, कितनी व्हीकल्स हैं जो कि उसको पाथ को फाइंड कर रही है, और डिपोर्ट का एक पैरामीटर को भी उसको पास किया। उसके बाद इस सॉल्वर के अंदर ही हमने सोल्व का फंक्शन कॉल किया, और उसने सोल्यूशन में प्रोवाइड कर दिया। इसकी एग्जीक्यूशन में टाइम लग रहा है मेरे ख्याल से, ये लाइब्रेरी को लोड होने में क्योंकि ये लाइब्रेरी जो है ना वो काफी बड़े साइज की लाइब्रेरी होती है। यहाँ पे एक ही कोलैब के अंदर हमने कब से इंस्टॉल कर ली है इतनी देर। दूसरी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये जीपीयू है। जो अगर हम अंडरस्टैंड कर रहे थे ना कि जीपीयू में ऑटोनोमस व्हीकल में रन टाइम पे हमें जीपीयू चाहिए होता है, ताकि क्विक डिसीजन हो सके। क्योंकि अगर क्विक डिसीजन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। तो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए ना ये एक जीपीयू बनाया था जो रन टाइम पे गाड़ी के अंदर इंटीग्रेट होता है। ऑटोनोमस व्हीकल का भी यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है कि वो किस तरह से वो डिसीजन ले रहा होता है। डाटा को देखता है, उसको लेबलाइज करता है, उसके लिहाज से डिसीजन लेता है। इसमें ऑटोनोमस व्हीकल में बेसिकली इधर आपको नजर आ रहा होगा कि वो पहले जेट्स को लेबल कर रहा है, उनको उनको कलराइज करता है, और कलर कलर करने के बाद उनकी शेप को अंडरस्टैंड करता है। और उसके बाद उस लिहाज से वो डिसीजन लेता है किस साइड पे मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना, कहाँ ब्रेक लगानी है, वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो ये कोलैब स्टक है।
इस प्रोग्राम के अंदर। तो ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। लेक्चर का समराइज मैं कर लेता हूँ। हमने बेसिकली मैं उसकी जीपीयू को मजीद अंडरस्टैंड किया है, और इसकी जो लाइब्रेरी है जो एनवीडिया ने लॉन्च की है डिफरेंट पर्पज के लिए, उनको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। जी सर, सुबह मेरे एंड से किसी का क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ। ओके, किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। सर ये ऐड हो गया पूरा? क्या? ये एंड है पूरा? जी जी, एंड स्लाइड पर। ओके, किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज हम सेक्शन को एंड कर दें। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम सेक्शन को एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। पार्टिसिपेटिंग। हाफिज।